आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट, आपका 50 मार्क्स का पेपर इन योर सीएम में ग्रुप 2। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट which is absolutely relevant for your personal life, for your professional life. And audit is one thing that you are definitely going to do in your professional life, because your profession is all about auditing, is all about giving comfort to government of India. So yes, audit is very important subject for all of you, and we are going to start today 50 marks paper which is audit. So yes, आज है हमारा पहला session of our subject audit. Oh yes, absolutely. This session can be attended by both 2022 and 2016 syllabus. कि 2022 syllabus में तो भाई extra syllabus ही है. So yes, this can be this session can be attended by both the course students. Yes, absolutely. Okay. So guys, let's start our 50 marks paper, which is audit, which is the paper which is very relevant to you professionally as well as for your exam perspective. From both the perspective, this particular subject holds very important relevance in your career, in your practical life. But guys, I am a teacher, and as a teacher I need to be truthful to you. Okay, so before I start the subject start करने से पहले आप सबसे एक पोल लेना चाहता हूं. जरा आप सब ये बताओ कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्योरी से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो रट्टाफिकेशन नहीं कर पाते. मतलब अगर मैं उनको कहूं कि एक पेज है, इस पेज पे पैराग्राफ्स लिखे हैं बहुत सारे, इसे वर्ड टू वर्ड कॉमा फुल स्टॉप के साथ साथ रट के तो मुझे वापस लिख के बता दो, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आएगी? जरा हाथ रेज करो, कोई इमोटिकॉन भेजो या फिर लिख दो मी 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 लिख दो. ठीक है, किन किन स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी थ्योरी को रटने में? ठीक है, रट्टा मारने में. जैसे होता है ना, कई बार क्लास में बच्चे होते हैं रट्टू तोते, तो रट्टू तोते की तरह कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी रटने में? कोई भी पैराग्राफ अगर मैंने उन्हें दे दिया या सेक्शन मैंने अगर उन्हें दे दिया, तो वो रटने में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी? जरा चैट बॉक्स में लिख दो मी मी मी. जैसे याद है 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज होता था, 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज होता था ना, वो रट्टा मारते रहते थे, पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स याद करते रहते थे. सेम लैंग्वेज टीचर को चाहिए होती थी कि जी सेम लैंग्वेज में लिखो जो एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, सेम लैंग्वेज में हमें आंसर चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है भाई, मेरी तो जो जहां पर जब मैं स्कूल में था ना, तो गर्ल्स होती थी, गर्ल्स एकदम रट्टा मारती थी जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करती थी. गर्ल्स में, हमारे स्कूल की तो गर्ल्स में खासियत होती थी, रट्टा मार के वर्ड टू वर्ड रिप्रोड्यूस करती थी. मैं हमेशा सीफर रहता था इस काम में हमेशा फिसड्डी रहा हूं मैं कभी भी नहीं कर पाता था. प्रत्युष बागड़ी कह रहा है मेरे को प्रॉब्लम है, विक्की पटेल कह रहा है मेरे को प्रॉब्लम है, प्रियंका साहा, तनु कुमारी, प्रतीक्षा, कुटिम्बाश, सांधी जैन, तनु कुमारी, प्रीति, सांधी, स्नेहाशीष. नहीं आएगी क्योंकि आप रटना नहीं दोगे. अच्छा, मैं रटने नहीं दूंगा, स्नेहाशीष कह रहा है आप रटने नहीं दोगे. तो भाई देखो, बहुत कम स्टूडेंट्स ने कहा है मी मी मी, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बाकी के जो और स्टूडेंट्स हैं वो सब रट्टा मारने में एकदम माहिर है. तो देखो, मैं टीचर हूं, मैं तुम्हारा गाइड हूं, मैं तुम्हारा मेंटोर हूं, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें सच से अवगत कराऊं, मैं तुम्हें सच का सामना कराऊं, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दूं. अगर वो रियलिटी चेक मैंने तुम्हें नहीं दिया, भले ही वो कड़वा हो, भले ही वो मीठा हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, जो गोली वो देता है वो कड़वी देता है, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का इलाज करना है. तो जो मैं रियलिटी चेक तुम्हें दूंगा वो भी सच दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. और चाहे वो कड़वी बात हो, चाहे वो जैसी भी बात हो, मैं तुम्हें रियलिटी से अवगत कराऊंगा. अभी हम सब्जेक्ट एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट के साथ तुम्हें 50 मार्क्स अटेन करने हैं एग्जाम में. तुम्हें बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत सारे कोर्स कंटेंट पढ़ने हैं. तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर हम ये शुरुआत एक झूठ के साथ करें. तो सबसे पहले तो एक सच जान लो इस सब्जेक्ट का. ठीक है, देखो, प्योर थ्योरी सब्जेक्ट. अच्छा, ये भी बताना कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑडिट लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी बीकॉम में भी ऑडिट नहीं पढ़ा, कहीं भी ऑडिट नहीं पढ़ा. मी करके दोबारा बताना कौन से स्टूडेंट्स जो ऑडिट में पहली बार भाई ऑडिट पढ़ रहे हैं लाइफ में. ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, एक प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक बिजनेस स्टडीज. इट इज ऑल रट्टाफिकेशन बेस्ड.
मतलब आपकी जितनी क्रैमिंग की पावर अच्छी, आप जितना रटाफिकेशन अच्छा कर सकते हो, आप जितना भी वर्ड्स को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्जाम में, उतना अच्छा। देखो दिमाग इसमें लगाने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है इस वाले सब्जेक्ट में। आपको दिमाग तो साइड में रखना है। जब आप ये क्लासेस देख रहे हो, जब ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दिमाग को उठा के रख दो साइड में, लॉक कर दो ताला चाबी में, क्योंकि दिमाग लगाने का इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, सारा रट्टा मारने का है। और एग्जामिनर भी आपको भाई मार्क्स तभी देगा जब आप रट्टा मार के एज इट इज आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करोगे। ग्रामर भी सेम, वर्ड्स भी सेम, एक्सप्रेशंस भी सेम, पॉइंटर्स भी सेम। यहां तक कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि जो पॉइंट्स का सीक्वेंस है ना, वो भी सेम रखो, वो भी चेंज मत करो। अगर आपने सीक्वेंस भी पॉइंट्स का चेंज किया ना, तो भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। तो बहुत 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 केयरफुल इस वाले सब्जेक्ट। और मैं आपको टिप्स दूंगा ना, मैं आपको टेक्निक्स दूंगा कैसे रट्टाफिकेशन करते हैं। तो इसमें दिमाग का कोई यूज नहीं है। लॉजिक तो आपको दूर दूर तो कहीं लगाना ही नहीं है सब्जेक्ट में। लॉजिक से तो सब्जेक्ट बिल्कुल परे है। तो आप लॉजिक एकदम साइड में रखे, आपकी जो रट्टाफिकेशन स्किल्स हैं, क्रैमिंग स्किल्स हैं, आपको वो यहां पर यूटिलाइज करके इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि समझने लायक इस सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। there's no understanding based concept which are there in this subject because it's a pure theoretical subject, pure theory है, बिल्कुल बिजनेस स्टडीज की तरह प्योर थ्योरी है। एक एक शब्द, एक एक प्रोविजन, एक एक वर्ड जब तक आपने एज इट इज याद नहीं किया, तब तक भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 50 मार्क्स का है भाई, कंपनी अकाउंट साथ में जुड़ा हुआ है। कंपनी अकाउंट्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी स्कोर करना जरूरी है। आप प्योरली कंपनी अकाउंट्स के भरोसे एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सच्चाई से अवगत कराना मेरा फर्ज है। अब मैं आपको एक सच सच बात बता देता हूं भाई, अगला सच जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। पिछले 5 मिनट में जो भी मैंने बोला वो सब बकवास था, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि मुझे पता है ऑडिट की क्लास में बच्चे बैठते किस माइंडसेट से हैं, उसी माइंडसेट से बैठते हैं। उनके सीनियर्स ने बताया होता है। अगर उन्हें पहले कहीं नहीं पढ़ा होता तो उनके एक इंप्रेशन होता है मार्क भाई माइंड में, क्या सर थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, सारा का सारा थ्योरी सब्जेक्ट है। हमारा जो सर ऑडिट है, इसमें प्रैक्टिकल तो सर कुछ होता ही नहीं, तो सर ये तो प्योर प्योर थियोरिटिकल सब्जेक्ट है सर। सर रट्टा मार के पास होते हैं थ्योरी में, थ्योरी है रट्टा मार के पास होते हैं सर। ये सब बिल्कुल गलत है। तो आज आप सब मेरे साथ प्रण लो कि अगर इस क्लास में तुम बैठोगे तो सिर्फ इस शर्त से बैठोगे कि ये नोशन अपने दिमाग से निकाल देना कि ऑडिट इज अ प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और मेरे रट्टाफिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। रट्टू तोता बन जाना है मुझे ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये जो इंप्रेशन तुम माइंड में लेके सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो ना, जो तुम्हारे सीनियर्स ने दिया है, जो तुम्हारे प्रोबेबली और फैकल्टीज जो ऑडिट नहीं पढ़ाते उन्होंने दिया है, ऑडिट तो थ्योरी है बाद में कर लेना, कोई बात नहीं एंड में कर लेना, ऑडिट तो हो जाएगा, थ्योरी है। जो ये इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है that audit is a theoretical subject, it's a ratification based subject, you have to mug up exact wordings of the book and reproduce in the examination hall. It's an exact replica of whatever words are given in the book. अगर ये सारे इंप्रेशन आपके माइंड में हैं और आप इस इंप्रेशन के साथ क्लास में बैठे हो, तो भाई आप बिल्कुल गलत चीज कर रहे हो, क्योंकि ऑडिट बिल्कुल भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जब तक ऑडिट की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ऑडिट होता क्या है, इसके प्रोसेस एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में किए कैसे जाते हैं, इसके प्रोसेस का हम जो इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, जब तक आपको ये चीजें गूढ़ तरीके से एकदम इन डेप्थ समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप एग्जाम में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। मैं बहुत लकी रहा हूं, मैंने अपने करियर में, जो कि बिग फोर्स के साथ करियर था, उसमें 4 साल सिर्फ ऑडिट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बिग एमएनसीज। तो मेरा मकसद जो इस क्लास में रहेगा वो रहेगा आपको ना केवल थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाना ऑडिट का, कि थ्योरी में भाई ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का भाई पूरा जो इसके सराउंडिंग जो प्रोविजंस बने हैं, जो सेक्शंस बने हैं वो क्या हैं, ये सब चीजें आपको समझाना तो ऑफ कोर्स मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इस क्लास में मैं आपको एक और चीज दूंगा जो एकदम एकदम प्राइसलेस चीज है, वो है मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिकली यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के दिखाऊंगा, और उनका आपको ऑडिट करना पड़ गया तो कैसे करोगे उनका ऑडिट, मैं प्रैक्टिकली आपको वो सब बोर्ड पे करके दिखाऊंगा यहां पर, ताकि ना केवल आपको थियोरेटिकल नॉलेज आए ऑडिट के बारे में, बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी ऑडिट के बारे में कुछ सीखने को मिले, ताकि फ्यूचर में जाके जब आप कहीं इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो या फिर आपको कभी ऑडिट करना पड़े, जो कि ऑब्वियसली करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, फ्यूचर में जाके जब भी आप ऑडिट करोगे तो आपको
बिल्कुल भी प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप थियोरेटिकली अपना पूरा पढ़ के प्रैक्टिकली उसे समझ के आराम से इंप्लीमेंट कर पाओगे। ये क्लासेस देखने के बाद एक रीजनेबल लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी आपके पास। हाँ, एग्जाम में इस प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के आपके करियर में इस प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी इस क्लास में? मेरी कोशिश ये रहेगी भाई, आपको ना केवल थ्योरी पोर्शन ढंग से पढ़ाया जाए, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी उसका समझाया जाए। यहाँ लाइव हम ऑडिट करेंगे, कुछ एंटिटीज हम वास्तव में उठाएंगे, उनका यहाँ ऑडिट करेंगे। उनका ऑडिट कैसे होना चाहिए आप मुझे करके बताओगे, और हम प्रैक्टिकली उस ऑडिट को यहाँ पूरा का पूरा परफॉर्म करेंगे। दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय क्लास इन दिस पर्टिकुलर सेशन. Now, the best part is, now before coming to the best part and the section and the provisions, मैं आपसे एक शपथ आज यहाँ लेना चाहता हूं। तो आप सब जो अपने घर में बैठे हो, एक शपथ लो भाई मेरे साथ। मुझे पता है आप सब घर में बैठे हो, कोई बात नहीं, कोई मम्मी पापा देखने दो। अपना ऐसे एक हाथ आगे उठाओ, ऐसा अपना हाथ आगे उठाओ और मेरे पीछे पीछे बोलो वी। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो रिपीट करो, ठीक है? और जोर से रिपीट करना, खूब तेज, सबको सुनाई दे। सोचने दो पड़ोसियों को, पागल हो गया भाई, अपने आप से बातें करने लगा, पागल हो गया, पागल। कोई बात नहीं, सोचना हाँ हाँ मैं पागल, कोई बात नहीं, सोचने दो कि मैं पागल हो गया। आप तेज से चिल्लाओ, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, और आप तेज से आज ये बात बोलोगे, वी solemnly pledge that we will never mug audit and will always understand the provisions of audit and try to apply them in a practical manner. We hereby abide by the rule that audit is not a theoretical subject. Full stop. It is the most practical subject, just like accounts, costing, FM, etc. ठीक है? और अब आप ये आपने ओथ ले लिए, ठीक है? यू हैव टेकन द ओथ। जरा चैट बॉक्स में लिख दो वी विल अबाइड बाय द ओथ, ठीक है? एक बार चैट बॉक्स में सब बच्चे लिख दो वी विल अबाइड बाय द ओथ। जो आज आपने प्रण लिया है, एक तरह से आपने प्रण ले लिया है कि आप अपने माइंड से गलत धारणा को निकाल दोगे कि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें रटिफिकेशन करना पड़ता है। जो प्रण आपने लिया है उस प्रण को जरा चैट बॉक्स में आप लिख दो वी विल आई विल अबाइड बाय द by my oath। लिख दो जरा, I will abide by the oath, we will abide by the oath। ठीक है? तो आपको अबाइड करना है सोच से। आज के बाद क्या अबाइड करना है? ये अबाइड करना है कि भाई आप आज के बाद कभी भी ऑडिट को थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं समझोगे। वेरी गुड, ब्रिलियंट, परफेक्ट। We will abide by the oath. Very good. We will abide by the oath. Very good. Very nice. Yes, all will abide by the oath. सब के सब इस oath से abide करेंगे। और जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी कि ऑडिट एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ऑडिट इज नॉट थ्योरी, ऑडिट इज प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। The case studies which are asked in the exam, they are absolutely case study based, they are absolutely your practical understanding based, and the entire subject is practical understanding based। एक बार अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्रोविजंस को समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, तो भाई उसको एग्जाम में लिखने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, और याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। जिस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश करी, रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करी, वो फंस जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो फंस जाएगा। वो ना केवल उसको याद रखने में दिक्कत होगी, बल्कि एग्जाम में जाके इसे रिप्रोड्यूस करने में भी उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये मेरे से राइटिंग में ले लो, लिखित में ले लो, ये वाली बात मेरे से। तो बिल्कुल भी रट्टा मारने की कोशिश मत करना, समझना। जो भी क्वेश्चन पूछना है, देखो चैट बॉक्स ओपन है, हर समय ओपन रहता है चैट बॉक्स। जो भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ क्वेश्चन डालना, लॉजिक लगाना, हर चीज में दिमाग लगाना, हर चीज में पूछना, सर ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो क्या होता, हर चीज में तुम मेरे से क्वेश्चन पूछना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर ये सब्जेक्ट को हम बिल्कुल भी थियोरेटिकली नहीं लेंगे, हम इस सब्जेक्ट को लेंगे प्रैक्टिकल वे में, और प्रैक्टिकली हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेरी 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 गुड। चलो जी, अब आ जाओ भाई, जरा एक ब्रॉड सी डेफिनेशन देखते हैं ऑडिट की। तो चलो डेफिनेशन में ढक दी, डेफिनेशन तुमको नहीं दिख रही, ठीक है?
तुम जरा अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बताओ। अभी बोर्ड में जो लिखा है मत पढ़ना भाई, ठीक है, मजा नहीं आएगा। मजा अगर ट्रू सेंस में मजा चाहिए ना, तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। आपको क्या लगता है ऑडिट क्या होगा? जैसे टैक्स आपने पढ़ा ग्रुप 1 में, है ना, आपने कहा भाई टैक्स, तो टैक्स निकालने का तरीका है कि हम किसे टैक्स कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो तरीका है टैक्स निकालना। हाँ, टैक्स ही हो गया। अकाउंट्स क्या है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? लेकिन कॉस्टिंग क्या है? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसका है भाई कॉस्टिंग। तो ये सब समझ में आता है, ठीक है। अरे भाई ये ऑडिट क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों होती है? जरा चैट बॉक्स में बताओ आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? इस ऑडिट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? डेफिनेशन मत लिखना भाई, डेफिनेशन मत लिखना, ठीक है, डेफिनेशन मत लिखना। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताना व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या है? अपने नॉलेज से बताना। कोई तो बताओ ऑडिट का क्या मतलब समझते हो आप? अभी तक बच्चे लिख रहे हैं वी विल अवॉइड बाय द ओथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ऑफ कोर्स ओथ से तो अवॉइड करना ही करना है। एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ का, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे अनुराज, वेरी वेरी गुड। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, चैत्या मारकंडा। विधि गर्ग, चेकिंग द अकाउंट्स, परफेक्ट। उदित सिंह, ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अपर्णा बोल रही है, वेरी गुड। एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुराज बोल रहा है, वेरी गुड। रक्षिता बोल रही है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सार्थक सोलंकी, चेक करना कि सारे के वर्क लॉ के कंडीशन के अंदर हो रहे हैं या नहीं। सार्थक का लंबा सा जवाब आया एकदम। चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट डिटेक्ट, वेरी गुड। पढ़ो चुपचाप। ये क्या हो गया? ये अमरदीप और अभिनव के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है अमरदीप और अभिनव के बीच में। मादला डला बिगड़ गया, मादला डला बिगड़ गया, मुंडा साडा डोली चढ़ गया, बैंड बज गया। सार्थक का जवाब है प्रीति, चेक फाइनेंशियल, वेरी गुड। साउथ, फ्रॉड मिसकंडक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। स्नेहा, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, वेरी गुड आंसर। कीर्ति, वेरी गुड। हुसैन असगर, टू इंस्पेक्ट कंपनी होल बिजनेस, वेरी गुड। एग्जामिनेशन ऑफ बुक, वेरी गुड। मनीष तिवारी, इंस्पेक्शन एंड ऑथेंटिसिटी। मनीष तिवारी ने बहुत उम्दा वर्ड यूज किया, बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया मनीष तिवारी ने, ऑथेंटिसिटी को चेक करना, वेरी गुड। डिटरमाइनिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीक्षा रंजन पहले से ऑडिट कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करना सबूत देता है पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है ऑडिट। अभिनव कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक। अरे अभिनव, अमरदीप से भी पूछ लो क्या उसका जवाब है। तुम अकेले अकेले जवाब दे रहे हो, दोनों साथ में जवाब दो तो अच्छा लगेगा ना। ट्रूथ ऑफ फाइनेंस, वेरी गुड। क्या फायदा भाई, आप सब ऑलरेडी ऑडिट पढ़ के आए हो, बंद कर दो लेक्चर को, ठीक है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी ऑडिट पढ़ के आए हैं। परफेक्ट आंसर, सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट। क्या होता है भाई ऑडिट? ऑडिट का मतलब है चेकिंग, ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन, चेक करना भाई। ऑडिट का मतलब है स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करना किसी भी चीज का। चेकिंग, बिल्कुल चेक करना किसी चीज को, किसी चीज को चेक करना। वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, कोई चीज कैसी बनी है, कैसे वो कैलकुलेट हो रही है, उसको वेरीफाई करना। तो ऑफ कोर्स ऑडिट का क्या मतलब है? एग्जामिनेशन करना, स्क्रूटिनी करना, चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना। तो मैं जब तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, मैंने सपोज तुम्हारा टेस्ट लिया ऑडिट का, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए, तुमने क्वेश्चन मुझे करके वापस दिए, और मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को चेक कर रहा हूं। तो वो जो चेक कर रहा हूं मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को, वो सारे के सारे क्वेश्चन जब मैंने चेक करके तुम्हें रिजल्ट तुम्हारा वापस दिया, तो क्या मैंने तुम्हारे पेपर का ऑडिट किया? जी हाँ, मैंने तुम्हारे पेपर का ऑडिट किया। दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑडिट। ऑडिट इज व्हाट? ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ, स्क्रूटिनी ऑफ, चेकिंग ऑफ, वेरिफिकेशन। तो ये एक्टिविटी है, ऑडिट इज अ एक्टिविटी। ऑडिट मतलब कोई चीज परफॉर्म करना, इट्स अ एक्टिविटी। जैसे वर्ब हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना, वर्ब वर्ब, वो वाले वर्ड्स जो बताते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन एक्टिविटी, किसी भी चीज को चेक करना। तो जब मैं आपके आंसर शीट चेक करता हूं, दैट इज एन एक्टिविटी। जब आपकी मम्मी रात को आपके कमरे में चुपके से जो झिर्री होती है दरवाजे के बीच में, उसमें झांक के देखती हैं कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, कहीं यूट्यूब तो नहीं देख रहा, कहीं कुछ सो तो नहीं रहा, वो भी ऑडिट है। आपकी मदर जो आपके रूम में करती हैं, दैट इज ऑल्सो ऑडिट। शी इज वेरीफाइंग, कंफर्मिंग और स्क्रूटनाइजिंग और एग्जामिनिंग सर्टेन फैक्ट, दैट इज ऑल्सो ऑडिट। तो ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट का मतलब है किसी भी चीज को भाई, किसी भी चीज को चेक करना, स्क्रूटनाइज करना, वेरीफाई करना, दैट इज नोन एज ऑडिट। ये बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके ये सारे इंप्लीकेशन निकलते हैं। लेकिन हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हम
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बनेंगे कल को जाके, तो हमारा जो ऑडिट का स्कोप हो गया, हमें जो ऑडिट करना पड़ेगा वो भी कोई जनरल मीनिंग वाला ऑडिट नहीं होगा, हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज का ही ऑडिट करेंगे। तो हमसे कोई ये नहीं कहेगा कि जरा चेक करो भाई कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो समय से आ रहे हैं, कंपनी में समय से जा रहे हैं, चेक करो। हमसे कोई ये नहीं कहेगा कि चेक करो सबकी अटेंडेंस प्रॉपर्ली लग रही है नहीं लग रही, हमसे कोई ये चेक करने के लिए नहीं कहेगा। हमारा जो स्कोप होगा, हमारा जो ऑडिट का ये एक्टिविटीज होंगी, वो किस चीज पे फोकस्ड होंगी, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। सब्जेक्ट मैटर हमारा मतलब मेरा और आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई हम मम्मी थोड़ी हैं, मम्मी झांक के देखती हैं कि भैया पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, हम मम्मी थोड़ी, हम मम्मी नहीं है, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, और हम फ्यूचर में जाके बड़ी बड़ी कंपनीज के सीएफओ बनने वाले हैं, अपनी फर्म्स खोलने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और हम ये चेक करेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या वो सही है या नहीं। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा सब्जेक्ट ये होगा। तो जो ऑडिट का बड़ा वाला मीनिंग है, जो जनरल मीनिंग है, भाई जनरल मीनिंग है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल मीनिंग किसी भी चीज को चेक करना। मैं जब आपके पेपर चेक करता हूं तो मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होता, मेरा सब्जेक्ट होता है आपके आंसर शीट्स। That is my subject. But that is not the audit which we are referring to. We are referring to the audit which relates to examination, scrutiny, checking, verification of either the books of accounts or the financial statements. उनकी चेकिंग, उनकी स्क्रूटिनी, उनका एग्जामिनेशन इज नोन एज ऑडिट, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी है चेक करना ऑफ। सब्जेक्ट मैटर क्या है ऑडिट का, सब्जेक्ट मैटर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, अब भाई क्यों हम ऑडिट करना चाहते हैं, बता दो जरा, अरे भाई बता दो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ऑडिट करना चाहते हैं भाई, हम क्यों ऑडिट करना चाहते हैं जरा बता दो। हम ऑडिट इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, इनका सच और इनका झूठ पकड़ने के लिए हमको ऑडिट करना जरूरी है। दिस इज नोन एज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन ऑडिट। अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। मैं यहां पर एक ड्राइंग करने वाला हूं, ठीक है सर, हम ड्राइंग की क्लास में थोड़ी आए, हम तो ऑडिट की क्लास में आए, आप क्या ड्राइंग कर रहे हो। अरे ड्राइंग कर रहा हूं, तुम बताना बस ये ड्राइंग में से तुम्हें क्या भाई नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पता नहीं सर, आप मजाक सा कर रहे हो। मजाक थोड़ी सर, सीरियस है सर, हम पेपर पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपना पेपर वेपर पढ़ें, अपना पास हो। आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग का क्या मतलब है सर, ऐसी गलत बात है सर, ड्राइंग है। चलो भाई मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तुमको बताना है कि इस ड्राइंग का क्या मतलब है, इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है। मैं एक चीज बना रहा हूं यहाँ पर बोर्ड पे, तुम्हें गेस करना है कि ये चीज क्या है। अब देखो मेरी ड्राइंग, मैं तो टीचर हूँ है ना, मैं कोई एम एफ हुसैन या उनसे कोई रिलेटेड तो नहीं हूँ, तो मेरी रिकॉर्ड में ड्राइंग तो बहुत बुरी होगी है ना, बट यू हैव टू बियर विद मी, क्या करें। चलो बता दो जरा, व्हाट इज दिस। ये एक बोर्ड पे मैंने एक चीज बनाई है, व्हाट इज दिस। चैत्या कह रही है सर आप हिंदी भी बोलते हो, आज पता लगा। अरे भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं हिंदी क्यों नहीं बोलूंगा नालायक। वो तो मुझे जो अपडेट्स देने होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो अपडेट्स हमेशा इंग्लिश में इसलिए देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए, दैट इज द रीजन, अदरवाइज माय ऑल क्लासेस आर इन हिंदी। अच्छा भाई देखो सीधी सी बात है, हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये भाई मुझे ओपिनियन क्यों एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑडिट का, मुझे क्यों करना है, हम उसका रीजन समझ रहे हैं। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है, बता दो जरा ये क्या है, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है, किस चीज की ड्राइंग बनाई है मैंने। उदित कह रहा है विंडो, प्रीति कह रही है डोर, आदित्य कह रहा है बॉक्सेस, अच्छा डिब्बे, विधि कह रही है विंडो, मानसवी कह रही है बॉक्स, अनुराज कह रहा है बॉक्स, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर। अभिनव, अभिनव तो और आर्टिस्टिक बंदा है, बिल्कुल एकदम आर्ट टाइप का, आर्टिस्टिक टाइप का बंदा, कह रहा है रेक्टेंगल के अंदर बॉक्स स्क्वायर, वाह शाबाश नालायक। दीक्षा कह रही है सिमिलर टू चॉकलेट बार, लो जी लो, यहाँ दीक्षा ललचा गई, इसका चॉकलेट बार खाने का मन कर रहा है, इसलिए दीक्षा कह रही है इट इज सिमिलर टू चॉकलेट बार। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। और कोई, ग्रिड, गायत्री कह रही है ग्रिड, एकदम एकदम टेक्निकल हो गई, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है इसने भाई साहब, कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, कह रही ग्रिड, इट इज अ ग्रिड। तो भाई आप में से मोस्ट स्टूडेंट्स का जवाब बिल्कुल सही है, दिस इज अ विंडो।
दिस इज अ विंडो, ये एक खिड़की है। तो अब बता दो किसी भी बिल्डिंग में खिड़की का फंक्शन क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में किसी खिड़की का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, विंडो इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसका पार्ट होता है खिड़की। ये बनाई मैंने बिल्डिंग, ये हो गई मेरी बिल्डिंग। अब देखो ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, ठीक है, तो ऐसे मत करना, अरे सर क्या मजे ले रहे हो सर, आप क्या ड्राइंग गंदी सी बना रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है, अच्छी सी तो बनाओ। अरे अच्छी सी क्या बनाओ, जो मुझे आती नहीं ड्राइंग करनी, नालायक। चलो, ये है विंडो जो कि एक बिल्डिंग के अंदर है। देखो बिल्डिंग दिखी, बिल्डिंग, अच्छा नहीं दिख रही। अब दिखी भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर एक विंडो है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, मैं लॉजिक बताऊंगा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अरे वाह, प्रशांत ने तो पहले ही गैस कर लिया। प्रशांत कुमार, ये कहां से पढ़ा हुआ है तुमने सब, मतलब इतने मेधावी बच्चे हैं ना, इतने मेधावी बच्चे हैं, मैंने भी टॉपिक शुरू ही किया है और वो पहले से ही बता रहे हैं कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, नालायक। मानना पड़ेगा, खराब सर, बड़ी खराब ड्राइंग है आपकी, नालायक। अरे मजाक मजाक में कहते नहीं सर, अच्छा तो ड्राइंग कर रहे हो आप, सही तो बना रहे हो, अच्छी तो बना रहे हो, नाला ऐसे मजाक में ही कहते मेरे दिल रखने के लिए। सच सच बोल, इतना भी सच नहीं बोलना था, सार्थक सोलंकी ने जितना बोल दिया ना, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें फोन करके सच सुनाता हूँ। चलो भाई अब सुनना जरा, मैं कहानी बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ये घर है, इस घर के जो ओनर्स हैं, उन ओनर्स ने, ये हैं भाई इस घर के ओनर्स, ये हैं भाई इस घर के ओनर्स, ठीक है। इन्होंने, ओनर्स ने ये वाला घर किसी को किराए पे दिया हुआ है रहने के लिए, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ये हैं कि भाई जो भी इस घर में किराए पे रहते हैं, उन्होंने शर्त रख दी कि सुनो ओनर्स, तुम लोग कभी भी, जब हम इस किराए में रह रहे हैं ना, तुम लोग कभी भी घर के अंदर नहीं आओगे, तुम लोग हमेशा घर के बाहर रहोगे, हमें बर्दाश्त नहीं है कि तुम घर के अंदर आओ। तो भाई घर के अंदर कौन है, जिनको हमने किराए पे दिया हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको हमने किराए पे दिया हुआ है, देखो जरा ये 4 लोग हैं जिनको हमने घर किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। ये किराए पे अंदर बैठे हैं घर के। इन्होंने शर्त रख दी ओनर्स के सामने कि भाई ओनर सुनो, तुम कभी भी इस घर के अंदर कदम मत रखना, हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत करना, हम चाहे इस घर के अंदर जो भी काम करें, कमर्शियल काम करें, रेजिडेंशियल काम करें, तुम्हारे कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगी, तुम बिल्कुल भी इस घर के अंदर नहीं आओगे, बिल्कुल भी तुम हमारे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये शर्त रख दी किसने, जिन लोगों ने ये घर किराए पे लिया था। शर्त माननी पड़ी भाई ओनर्स को। ओनर्स ने कहा ठीक है भाई, हम लोग जब तक आप इस बिल्डिंग को डैमेज नहीं कर रहे होगे, अगर हमें लगा आप तोड़फोड़ कर रहे हो इस बिल्डिंग के साथ, टूटी हुई दीवारें मिली, कुछ चीज खराब मिली, तो हम जरूर इंटरफेयर करेंगे, उसके अलावा हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जो भी इस बिल्डिंग में कर रहे हो हम ऐसा भाई प्रण लेते हैं। लेकिन ओनर्स ने एक बात रखी भाई, जिनको किराए पे दिया था उन्होंने एक बात रखी। ओनर्स ने बोला चलो भाई, बाहर से अगर आप कुछ गड़बड़ी कर रहे होगे घर पे, यहाँ पर अगर आपने कुछ तोड़फोड़ करा, कुछ भी आपने डैमेज करा, वो तो हमें दिख जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, घर के अंदर क्या चल रहा है, कहीं आप घर के अंदर किसी दीवार को तो नहीं तोड़ रहे, मेरे किसी फर्नीचर को तो नहीं तोड़ रहे, जो प्लास्टर लगा हुआ है उसे तो नहीं उखाड़ रहे, कहीं जो पेंट करा हुआ है उस पर टेप चिपका चिपका के उसे खराब करके निकाल तो नहीं रहे। अरे मुझे ये कैसे पता लगेगा कि बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है, मुझे तो ये जानना है ना कि बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। तो ओनर्स ने रिक्वेस्ट करी, जो जिनको किराए पे दिया था, कि भाई साल में एक बार तो कम से कम बिल्डिंग के अंदर घुसने दो। ओनर्स ने कहा ना, 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 तुम्हारा अब हमारे से कोई नाता नहीं है, अगर तुम्हारा अब हमारे से कोई नाता नहीं तो हम तुम्हें एक भी बार बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसने देंगे। जब तक ये 5 साल के लिए बिल्डिंग हमारे पास है, ये बिल्डिंग हमारे पास है, हम तुम्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे, हमारे काम से बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। तो ओनर्स ने कहा अरे भाई फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कहीं तुम अंदर का कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोई दीवार तो नहीं खरोच रहे, कोई मेरा तुमने फर्नीचर तो नहीं तोड़ दिया, मुझे कैसे पता लगेगा। तो किराएदारों ने कहा चलो भाई, इस चीज के लिए हम तुम्हें एक सुविधा प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है सुविधा, सुविधा ये है, हम तुम्हें खिड़की देंगे, हम तुम्हें एक विंडो देंगे। तुम्हें बस परमिशन ये होगी कि तुम विंडो के अंदर से झांक कर देख सकते हो, वो भी विंडो खुली भी नहीं है, वो विंडो बंद है, उसमें कांच के ऐसे ऐसे खाने बने हुए हैं, वो विंडो बंद है। ऐसे दोनों तरफ हाथ हाथ रख के यूं करते हैं ना हम, जैसे अंदर दिखे हमें कोई चीज, ऐसे तुम्हें विंडो के अंदर झांकना है, झांक के देख सकते हो भाई क्या चल रहा है अंदर। अगर तुम्हें कुछ भी संदिग्ध एक्टिविटी लगे, बिंदास हमें कॉल करके बोल देना, लेकिन हम तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते किसी भी कीमत पे।
हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे कभी भी। जी हां, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे कभी भी। तुम बस बाहर खड़े होके अंदर झांक सकते हो, विंडो से। डोर मत खोलना कभी भी इस घर के। तो जो ओनर्स थे उन्हें कहा ठीक है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम विंडो से झांक लेंगे। अब सुनना जरा, आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी होता होगा, कई बार विंडो के अंदर, विंडो के बाहर धूल की एक परत लग जाती है। धूल की एक परत लग जाती है। हमारी जो खिड़कियां होती है ना, उसमें कई बार धूल की परत लग जाती है। जैसे जब आप उस विंडो से झांकते हो तो आपको धुंधला धुंधला दिखता है सब, धुंधला धुंधला दिखता है सब, है ना? ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है ऐसा। तो भाई जब ये ओनर्स विंडो के पास गए एक दिन, 6 महीने बाद, साल भर बाद, इन्हें देखा कुछ धुंधला धुंधला, कुछ दिख नहीं रहा, मिट्टी 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 जमी है, कुछ दिख नहीं रहा, ढंग से दिख नहीं रहा अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़ा लिया, उस पर हार्पिक या कॉलिन छिड़का और इस विंडो को ऐसे रब किया। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये विंडो का जो मैल था, जो गंदगी थी, वो साफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शायद विंडो का जो मैल था, जो उसकी गंदगी थी, वो अंदर से लगी हुई थी, अंदर से गंदा था वो। तो अंदर से अगर कोई इसे साफ करेगा तो ये साफ होगा और ओनर झांक के देख पाएंगे। अगर कोई बाहर से इसे देखेगा तो फिर भाई विंडो की गंदगी दिखेगी और विंडो के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, सब अंदर खराब दिखेगा। अब इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बेचारे जो ओनर्स थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कॉल करा रेंट होल्डर्स को, उन्होंने कहा भाई अच्छा एक बात कर दो, चलो तुम हमें नहीं अंदर आने देना चाहते ना। ओनर्स जो थे ना, एक्चुअली इस बिल्डिंग के 4 ओनर्स थे। तो कहते हैं चलो हमें तुम अंदर नहीं आने देना चाहते क्योंकि हम 4 लोग हैं, कोई बात नहीं, एक काम कर दो, तुम हमारे द्वारा अपॉइंटेड एक थर्ड पार्टी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ये कौन होगा? अरे वो जो रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं ना, घरों की साफ सफाई करते हैं, जैसे अर्बन कंपनी हो गया ना, वो क्या करते हैं, वो आते हैं आपके घरों की साफ सफाई करते हैं। ऐसे ही एक रिपेयर पर्सन है, ये मेंटेनेंस करने वाला पर्सन है। तो रिक्वेस्ट करी ओनर्स ने कि भाई ऐसा है, ये जो रिपेयर पर्सन है ना, हमारा रिपेयर पर्सन, इसको बस तुम बिल्डिंग के अंदर घुसने दो ताकि ये अंदर की तरफ से इस विंडो को साफ कर दे, और ये विंडो को साफ करेगा और ये बाहर आ जाएगा। बस हमें इतना सा परमिशन दे दो, इतनी सी रिक्वेस्ट है, बस इतना सा हमारा काम कर दो कि विंडो को साफ करने वाला एक पर्सन हमारी तरफ से अंदर भेजने दो। वो बस विंडो को साफ करेगा, बाहर आएगा और हमारे लिए खुशी का मौका होगा, हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो जो ओनर्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है, विच इज फेयर पॉइंट, ठीक है कोई बात नहीं है, आप अपना एक बंदा भेज दिया करो साल में एक बार। वो क्या करेगा, वो विंडो को अंदर से क्लीन कर लेगा, इंश्योर कर लेगा कि विंडो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भी मिट्टी नहीं जमी हुई, ऐसा इंश्योर कर लेगा, साफ करेगा और बाहर चला जाएगा। ओनर्स भी खुश, जिन्होंने रेंट पे लिया है वो भी खुश, और जो हमारा पर्सन है वो भी खुश। उस पर्सन को, अच्छा तुम लोग जरा चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, जब ये अग्री हुआ कि एक पर्सन को अंदर भेजने की परमिशन दे दी जाएगी ओनर्स की रिक्वेस्ट पे, जब ये बात अग्री हुई तो बताना जरा, ये जो पर्सन है, जो मेंटेनेंस वाला आदमी है, इसने जब फीस पे करी तो इसकी जो फीस पे होगी वो फीस कौन पे करेगा? क्या वो ओनर्स पे करेंगे या जो जिन्होंने रेंट पे मकान लिया है वो पे करेंगे? इसकी फीस कौन पे करेगा? चैट बॉक्स में बता दो। यकीन मानना, यकीन मानना, मैं तुम्हें ऑडिट के बड़े ही गूढ़ कॉन्सेप्ट्स, बड़े ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहा हूं, और समझ लो तुमने ऑडिट की डेफिनेशन का आधा पोर्शन खत्म भी कर लिया इस स्टोरी के थ्रू। बस ये बता दो, तुम्हारी नॉलेज के अनुसार ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो पर्सन है, जो रिपेयर मेंटेनेंस वाला पर्सन है, इसकी जो सैलरी होगी, इसके जो फीस होगी, वो कौन पे करेगा? क्या ओनर्स पे करेंगे या जिन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ है वो पे करेंगे? पे कौन करेगा, बस ये बता दो। मनस्वी तो अलग ही लेवल पे चली गई। मनस्वी कह रही है ऑडिटर। अरे भाई इस पूरे एग्जांपल में ऑडिटर कहां है? मनस्वी नालायक। अभिनव शाह कह रहा है ओनर। अरे अभिनव, अमरदीप से तो पूछ लो वो क्या कह रहा है, उसके साथ बोलो, तुम अकेले बोलते हुए अच्छे नहीं लगते ना ऐसे। अभिनव कह रहे ओनर, अनुराज कह रहे ओनर, विधि गर्ग कह रहे ओनर, आदित्य सिंह कह रहे ओनर, रक्षिता कह रही ओनर, दीक्षा कह रही ओनर, गायत्री कह रही ओनर, सार्थक कह रहे ओनर, प्रीति कह रहे ओनर। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब कह रहे हो ओनर, जवाब बिल्कुल सही है, रीजन बता दो। ओनर ही क्यों पे करेगा इसकी फीस? ये जो रेंट पे लोग रह रहे हैं ये क्यों नहीं पे कर सकते इसकी फीस? ओनर ही क्यों पे करेगा इसका? लॉजिक बता दो, रीजन बता दो चैट बॉक्स में। आंसर बिल्कुल सही है सबका, अपने लिए तालियां बजाओ, आंसर बिल्कुल सही। बस बता दो, ये ओनर ही क्यों पे करेगा फीस? ये लैंडलॉर्ड क्यों नहीं पे कर सकता फीस? बता दो, रीजन बता दो, लॉजिक बता दो, बस लॉजिक बता दो।
ये जो टेनेंट है, जो किराएदार हैं, वो फीस क्यों नहीं पे कर सकते? ओनर ही फीस क्यों पे करेगा इस केस में? रीजन रीजन बता दो जरा। सर अमरजीत को नहीं पता होगा, देखो कॉन्फिडेंस देखो, प्यार इतना है अभिनव और अमरदीप में। अभिनव को ऑलरेडी पता है कि अमरदीप को नहीं पता होगा। इसे कहते हैं दिल का कनेक्शन होना सीधा। वाह वेरी गुड। हाँ उदित सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, उदित सिंह ने। उदित सिंह का कमेंट देखो, मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, देखो मैं कमेंट शो कर रहा हूं। जिसकी गरज वो पे करेगा। उदित सिंह का जवाब बिल्कुल सही। मानवी टैक्स का जवाब बिल्कुल सही। मानवी टैक्स, अब तुम अपना नाम चेंज करो सबसे पहले, और तुम अपना नाम रखो मानवी ऑडिट, क्योंकि अब तुम मानवी ऑडिट बन गई हो। टैक्स हटा दो अपने नाम के आगे से, मानवी ऑडिट। वेरी गुड वेरी गुड। अभिनव कह रहा है बिकॉज रेंटर मंथली पे करता है ओनर को। हाँ वो तो ही, रेंट तो पे करते करते उसके साथ ये भी तो कर सकता है, क्योंकि ओनर के बिहाफ पर काम कर रहा है। यह है ना खतरनाक जवाब, खतरनाक जवाब। विकी पटेल का बिल्कुल खतरनाक जवाब, क्योंकि ओनर के बिहाफ पर काम कर रहा है, ओनर भेजा है ना इसलिए। प्रीति का जवाब बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर है। बिल्कुल 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 सही जवाब। क्योंकि ओनर का जाना है अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ओनर को जानना है अंदर क्या हो रहा है इसलिए। वेरी गुड। अनुराज कह रहा है क्योंकि वो काम ओनर का था। वेरी गुड अनुराज, बिल्कुल सही जवाब। गायत्री का जवाब ओनर ने भेजा है। वेरी गुड जवाब। देखो सबके जवाब में एक एक करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे जवाब हैं आप सबके बहुत अच्छे जवाब। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यस, इस पर्सन की फीस कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स ओनर ही पे करेगा। अरे भाई अपॉइंट किसने किया? ओनर ने। अरे भाई गरज किसकी है? ओनर की। अरे भाई ये चुल किसको हो रही है कि अंदर जाके देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ओनर को। ओनर की रिक्वायरमेंट है ना, तो फीस भी ओनर ही पे करेगा। जो रेंट पे लिया हुआ है उसने, वो पूछा भाई क्यों, मैं क्यों फीस पे करूं ना, मैंने को थोड़ी रेंट पे लिया है, मैं तो भाई रेंट पे नहीं लूंगा, मैं तो इस बंदे की फीस नहीं पड़ेगा। इस बंदे की फीस कौन पे करेगा? इस बंदे की फीस पे करेगा ओनर। ओनर विल बी रिक्वायर्ड टू पे फीस of this particular person who will go inside and clean this window. And इस theoretical example, I hope आपने ये कॉपी किया होगा। अरे रजिस्टर में कॉपी करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कितना अच्छा पेंटर है। अब देख लेते हैं तुम लोग कितने अच्छा आर्टिस्ट हो, तुम कितना अच्छा घर और खिड़की बनाते हो, ठीक है। जरा मुझको ना जरा बना के दिखा दो, ठीक है, कितने अच्छे तुम आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कौन है ये बता दो, एक एक करके सबके नाम लिखते हैं। ये कौन है? ये है ओनर ऑफ द हाउस, ये है ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है। ये कौन है? ये है टेनेंट्स ऑफ द हाउस। टेनेंट्स मतलब किराएदार। ये कौन? नाम लिख रहा हूं मैं, सबके नाम लिख रहा हूं उनके आगे, ठीक है। ओनर ऑफ द हाउस, टेनेंट ऑफ द हाउस, ठीक है। ये है भाई हमारा मेंटेनेंस गाय, ये जो मेंटेन कर रहा है, जो हमारी विंडो है उसको साफ रखेगा। ये है विंडो, और ये है भाई घर, ठीक है। ये है विंडो और ये है भाई घर। मेरे घर की छत थोड़ी सी उखड़ के ऊपर की तरफ आ गई थी, सुनामी आ गया लगता है, मैंने वापस छत को रिपेयर करा के ठीक कर दिया, ठीक है। तो भाई ये थी मेरी कहानी। अब इस कहानी में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपने एग्जाम्पल्स को, ट्रांसफर कर रहा हूं अपने रियल लाइफ, जो हम रियली में जिन चीजों को अब यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं ऑडिट के रिस्पेक्ट में, मैं उनको ट्रांसफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कलर कर रहा हूँ चेंज, मैं कलर लिख रहा हूँ येलो। येलो से अब ये चीजें किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाउस रिप्रेजेंट करता है कंपनी और है ना ऑर्गेनाइजेशन। ये हाउस क्या है? हाउस, हाउस है कंपनी। ये जो पूरा हाउस है ना, घर, ये है कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये घर, ठीक है। अच्छा ये विंडो क्या दर्शाती है? विंडो का क्या अभिप्राय है? विंडो क्या दर्शाती है? विंडो इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडोज क्या है भाई? विंडोज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो विंडो है ये क्या है? ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो किराएदार हैं जो इस घर के अंदर बैठे हैं, ये कौन है? ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या इसका एक और नाम हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो मैनेज कर रही है ना भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो मैनेज कर रही है मैनेजमेंट, ये वो हैं जो किराएदार हैं जो अंदर बैठे हैं। जो ओनर्स हैं ये कौन है? ओनर्स ऑफ द हाउस, ये हैं भाई शेयर होल्डर्स। ये कौन है भाई? ये हैं शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स ये हैं।
Very good. Umang Aditya is one of your seniors, guys, who has qualified CMA Inter both groups in first attempt, and he is giving a tip to all of you. I will display the tip on the screen. Umang says he has scored 42 out of 50. Very good, Umang. Very, very good, Umang. परफेक्ट. ओके, सो ये हैं भाई शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं. और ये मेंटेनेंस गाय कौन है? ये मेंटेनेंस गाय है ऑडिटर. ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी एक अभिप्राय है, ये कहानी एक रिप्रेजेंटेटिव कहानी है ऑफ व्हाट इज represented by each of the things and what is audit, and audit का पूरा जो स्कीम होता है वो क्या होता है, उस कहानी के थ्रू मैंने आपको बताया है भाई. अब जरा ध्यान से समझना मैंने क्या कहने की कोशिश करी है. ये घर जो है, ये घर एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसके मालिक घर के बाहर बैठे हैं, जिन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर्स. इनको कंपनी के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, ये प्रोहिबिटेड है, ये कंपनी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये कंपनी के अंदर जा नहीं सकते. इनको बस एक खिड़की दी जाती है जिसके थ्रू ये कंपनी के अंदर झांक सकते हैं. उस खिड़की का नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये इनको जानने का जो हक होता है शेयर होल्डर्स को, वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस विंडो. अब जो ये किराएदार हैं, जो होल्डर हैं इस हाउस के अंदर जो है, और जो पूरा हाउस को मैनेज कर रहे हैं, जो एक किराएदार हैं, ये कौन है? ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये लोग ओनर्स नहीं होते भाई, इनका पैसा नहीं लगा होता कंपनी में, ये लोग तो बस कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं. इनका काम है कंपनी को मैनेज करना, इनका काम है बाहर बैठे बैठे कंपनी कैसे सही ढंग से चलेगी, कैसे उसके प्रॉफिट्स आएंगे, इन सब का ध्यान रखना. ठीक है. अब ओनर्स को हर समय चिंता लगी रहती है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही. तो वो एक थर्ड पार्टी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और वो ऑडिटर इस कंपनी के विंडो के अंदर विंडो को देखता है और विंडो की साफ सफाई करता रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एकदम क्लीन रखता है. क्यों क्यों क्लीन रखेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? इसलिए क्लीन रखेगा कि जब भी शेयर होल्डर इस कंपनी में झांकना चाहे तो उन्हें क्लियरली अंदर का पूरा सीन पता लग सके कि अंदर क्या है. जब भी वो इस कंपनी के अंदर झांकेंगे तो उन्हें क्लियरली पता लगे कि भाई चल क्या रहा है. इसके लिए इस विंडो को क्लीन रखना जरूरी है, और इस विंडो को क्लीन करने का काम किसको दिया गया है? ऑडिटर को दिया गया है, जो कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को. और ऑडिटर का ये काम है कि अंदर क्लीन रखे, इस वाली खिड़की को एकदम एकदम क्लीन रखे, चमका चमका के रख दे, चमक के रखे, ताकि शेयर होल्डर्स जब भी इस कंपनी के अंदर जानना चाहे कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है कंपनी के अंदर, वो क्लियरली जान सके. तो आपको ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो अपने रजिस्टर में बनाना है. अच्छा, एक बात आपको बता दूं, इस क्लास में हम बहुत सारे चार्ट्स को रेफर करने वाले हैं. देखो दिखा दूं, एक स्नैपशॉट दिखा दूं तुम्हें. ये एक चार्ट है, ठीक है. बहुत सारे हम चार्ट्स को रेफर करने वाले हैं इस वाली क्लास में. अच्छा, अभी ये मत समझना डायग्राम को देखिए सर आप साइंस पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका भी मैं एक एग्जाम्पल यूज करूंगा आपको समझाने के लिए. तो ये चार्ट्स हैं कुछ, ये चार्ट्स आपको सारे के सारे अपने रजिस्टर में ड्रॉ करने हैं. हाँ, यहाँ पर जहां भी आपको चार्ट को बनाना है ना अपने रजिस्टर में, वहां पर आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर स्क्रीनशॉट से अपने रजिस्टर में इस चार्ट को लिख लेना. लेकिन इस चार्ट को रजिस्टर में लिखना मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है, ये आपको लिखने ही लिखने हैं. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. चलो भाई, तो अब ऑडिटर का क्या काम? ऑडिटर का काम यह है कि भाई इस वाली खिड़की को एकदम चमका के रखना, इस वाली खिड़की को बिल्कुल परफेक्ट करके, एकदम साफ करके, टिंच करके रखना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको चमका के रखना, ताकि इसके अंदर शेयर होल्डर जब भी झांके तो उन्हें क्लियर व्यू नजर आए कि हाँ भाई जो भी कंपनी में हो रहा है वो एकदम ढंग से हो रहा है, वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है. और अगर 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 जो शेयर होल्डर, जो ये अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कहीं भी इस विंडो को खराब करना चाहें, जैसे मान लो इसका एक ही वाला पार्ट है जो प्रोडक्शन हॉल में खुलता है, अगर मैनेजमेंट ने इसके ऊपर एक काला कपड़ा लगा दिया, या काले रंग का बटर पेपर लगा दिया, या फिर ब्लैक कलर की पेस्टल शीट लगा दी ताकि शेयर होल्डर झांक ना पाए, अगर कुछ ऐसी हरकत मैनेजमेंट ने करी, तो भाई ये ऑडिटर का मकसद है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो शेयर होल्डर को बताए कि आप राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली अगर विंडो का पेन देखोगे ना, वो काला हो रहा है, वो जानबूझ के मैनेजमेंट ने काला किया है, और मैं भी उसको हटा नहीं पा रहा. पता नहीं ऐसी क्या चीज लगाई उन्होंने यहां पर कि मैं भी उसको हटा नहीं पा रहा, मैं भी उसको क्लीन नहीं कर पा रहा. ये मैनेजमेंट का काम है. ये कौन बताएगा? ये भाई ऑडिटर बताएगा ओनर्स को. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? आज हम अपने मेन पोर्शन में वापस आते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? अरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रुथ एंड फेयरनेस
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असलियत पे भाई कमेंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रुथ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैलिडिटी पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना इज नोन एज ऑडिट। तो जब आप फेयरनेस और ट्रुथनेस पे ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर का क्या काम? ऑडिटर का ये काम कि जो खिड़की है ना, खिड़की, क्या वो खिड़की साफ है या वो खिड़की साफ नहीं है, इस चीज पे प्रॉपर कमेंट करना, इस चीज पे प्रॉपर भाई अपना ओपिनियन देना, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द खिड़की, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब बताओ जरा, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ऑडिट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आया कि क्यों ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रूथ एंड फेयरनेस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने का क्या मकसद है? क्या वहां पर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग अचीव करते हैं? तो वो क्या है? आपको क्या पूरा मकसद समझ में आया क्यों हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ओपिनियन? क्यों ऑडिटर को, अरे ऑडिटर को मजे थोड़ी आते हैं। जैसे होता है ना ओपिनियन, आप बिन बुलाए मेहमान होता है, आप बिना बात के अपना ओपिनियन देने लगते हो किसी को भी, तो हमारे को मजे थोड़ी आ रहे हैं कि हाँ भाई हाँ हमारे को तो मजे आ रहे हैं, किसी को ओपिनियन देने में हमको मजे आ रहे हैं। अरे किसी को मजे थोड़ी आ रहे हैं ओपिनियन देने में, ये तो जरूरत है, मांग है समय की कि हमें ओपिनियन देना पड़ेगा। कैसे ओपिनियन देना पड़ेगा भाई? जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रुथ और फेयरनेस पे ओपिनियन देना पड़ेगा। और ये जो ओपिनियन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हैं ट्रुथ एंड फेयरनेस पे, ये हमारा काम है भाई। ऑडिटर का यही काम है कि जो खिड़की है, इस खिड़की की सच्चाई, इस खिड़की की क्लैरिटी पे ओपिनियन देना कि हाँ भाई हाँ ये खिड़की क्लियर है या नहीं है। फिर आगे शेयर होल्डर मैनेज करेंगे, वो अंदर झांक के देखेंगे कि भाई भाई काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर प्रॉपरली अंदर कुछ सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा। वो सब शेयर होल्डर्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन खिड़की पे ओपिनियन देना, खिड़की की क्लैरिटी पे ओपिनियन देना, ये किसका काम है? ये काम है हमारे ऑडिटर्स का। बताओ जरा, पूरा एनालॉजी समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ये जो तीन चीजें मैंने बताई, तीन चीजें मैंने ऑडिट के रिस्पेक्ट में बताई, वो समझ में आई। नंबर 1, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी, चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तीन चीजें हैं ऑडिट की, तीन पार्ट्स हैं ऑडिट के जो हमने आज डिस्कस करे। इट इज एन एग्जामिनेशन और चेकिंग और वेरिफिकेशन, इट इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, आपको अपना ओपिनियन रखना है किसी के आगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताओ जरा, ये यहां तक की बात समझ में आई तो जरा चैट बॉक्स में दे दो थम्स अप। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में दे दो थम्स अप। और जी हाँ, ये पूरी आपको कहानी लिखनी भी है अपने रजिस्टर में, ये प्रॉपर कॉपी करना है अपने रजिस्टर में, ठीक है? विद एग्जाम्पल कॉपी करना है अपने रजिस्टर में अपने रजिस्टर में विद एग्जाम्पल कॉपी करो, विद एग्जाम्पल आपको अपने रजिस्टर में कॉपी करना है। वेरी गुड, थम्स अप, थम्स अप गाइस, थम्स अप, वेरी वेरी गुड। देखो अब तुम थम्स अप देने में भी इतनी कंजूसी करते हो, एक एक थम्स अप दे रहे हो मरा गिरा सा, है ना? मल्टीपल थम्स अप दो भाई, मल्टीपल थम्स अप दो। अगर अच्छे से समझ में आया तो अच्छे से थम्स अप दो, दिल खोल के थम्स अप दो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने जूम आउट कर लिया है, फिर मैं उस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं अभी दूंगा, ठीक है? यस सर, कोका कोला। अच्छा, कोका कोला दे रहे आदित्य जैन, आदित्य सिंह मुझे, ओके सर। पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ जी, पीडीएफ, ये चार्ट का पीडीएफ नहीं दूंगा ना, वो नोट्स का पीडीएफ दूंगा। हाँ, चार्ट खुद ड्रॉ करो, नालायक, आलस, आलस के मारे। अभिनव, अभी अमरदीप बुला लेगा ना, भाग भाग के जाओगे, भाग भाग के, और अभी चार्ट कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, नालायक। चलो भाई, तो हमने तीन चीजें समझी ऑडिट के बारे में भाई। और अभी ना, अभी कोई हम बुक की बात नहीं कर रहे, बुक में डेफिनेशन क्या दी हुई है, मीनिंग क्या होता है, अभी हम वो सब बातें नहीं कर रहे। अभी मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे सिर्फ सब्जेक्ट क्या है ये समझा रहा हूं। अभी तक समझना, अब तक हमने कोर्स भी स्टार्ट नहीं किया, अभी आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो हम बस एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, ऑडिट आखिरकार होता क्या है। अभी आपके कोर्स की कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपकी डेफिनेशन, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपका जो मीनिंग ऑफ ऑडिट है या एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट है वो भी चीज स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ।
अभी जो चीज हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ऑडिट का एक ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई आखिरकार ऑडिट क्या होता है, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ। ठीक है भाई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, तो 3 चीजें हमने सीखी कि ऑडिट इज एन एक्टिविटी, ऑडिट एक एक्टिविटी है, ठीक है, ऑडिट एक एक्टिविटी है। सब्जेक्ट मैटर ऑडिट का क्या है, किस रिस्पेक्ट में ये एक्टिविटी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में ये एक्टिविटी होती है। सब्जेक्ट मैटर ऑडिट का है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सही हैं, उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करने का भाई ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑडिट। तो ये 3 चीजें मिलकर बनता है ऑडिट। अब एक भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक आई है, लेकिन ना वो फाइनल के लेवल की बात है। इंटर के बेचारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, इंटर के बच्चों को ऑडिट के फाइनल की बात समझाऊं या ना समझाऊं, मतलब बेकार में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वो थोड़ी हाई लेवल की बात है, पता नहीं समझ में आए भी ना आए। अभी तो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं, इंटर में अभी भी हैं, ग्रुप 1 पास किया है ना, ऑडिट पहली बार पढ़ रहे हैं, बीकॉम में भी पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ऑडिट। तो अगर फाइनल की बात बता दी तो पता नहीं डाइजेस्ट हो पाए नहीं हो पाए। बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन है बड़ी मजेदार बात, बड़ी ना मतलब पेचीदा बात है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। मतलब काम बहुत आएगी, अगर बता दिया ना तो काम बहुत आएगी, काम की चीज है। लेकिन भाई इतनी मुश्किल है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स बात अगर बता दी जाए तो पता नहीं मतलब समझ में आए ना आए, समझ में ही ना और कंफ्यूज हो गए। और जैसे पहली क्लास है ऑडिट की, पता नहीं बताऊं ना बताऊं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो छोड़ो, नहीं बताता, फिर क्या करूं, छोड़ो नहीं बताता, फिर है नहीं बताता, बता छोड़ो, मैं नहीं बताता फिर। हैं अनुराज कह रहा है बताओ सर बताओ, इन द एंड आप बताओगे ही, लेकिन एक्टिंग देखो क्या मस्त करते हो। अरे तुम्हें सुनाई कैसे देगी ऐसा है, ये एक्टिंग पुरानी हो गई कुछ नहीं। अरे तुम्हें सुनाई कैसे दे जाते हैं मेरे मन की बात, तो मैं मन में बोल रहा था। अरे तो मैं मन में बोल रहा था, हैं ये तो मैं मन में बोल रहा था, तुम्हें सुनाई कैसे देगी सारी सारी बातें। तो यार बताऊं नहीं बताऊं, उफ वो पता नहीं बताऊं, चलो बता ही देता हूं, ठीक है। चलो भाई, एक फाइनल लेवल की बात बता रहा हूं, फाइनल लेवल की बात, जब आप ऑडिट फाइनल में पढ़ोगे है ना, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा ऑडिट। फाइनल में आपका ऑडिट है 100 मार्क्स का, अभी 50 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का ऑडिट है, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा ऑडिट। वो देखो नालायक चैट बॉक्स में लिखा है सर हम आपसे पढ़ेंगे ही नहीं, हम किसी और से पढ़ेंगे। गलती इंसान एक ही बार करता है, बार बार थोड़ी करता है नालायक। कौन कह रहा है गलती इंसान एक भी बार करता है बार बार नहीं करता, हम फाइनल से आपसे ऑडिट नहीं पढ़ेंगे। तो भाई फाइनल की बात बता रहा हूं, ऑडिट का जब भी जिक्र करो लाइफ में, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी, चेकिंग, वेरिफिकेशन जब भी बोलो, हमेशा उसके साथ एक वर्ड प्रिसीड कर देना, वो है इंडिपेंडेंट। तो जब भी ऑडिट किसी को समझाने की कोशिश करो तो सिर्फ एग्जामिनेशन, सिर्फ स्क्रूटिनी, सिर्फ चेकिंग, सिर्फ वेरिफिकेशन मत बोलो। पता है क्या बोलना है, बोलना है इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी, इट इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। तो हमेशा जब भी ऑडिट को रेफरेंस दो और कभी भी बोलो ऑडिट का मतलब है सर चेकिंग, तो सिर्फ चेकिंग वर्ड मत बोलो, हमेशा बोलो इट इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बाकी सब सेम रहेगा। यहां जो वर्ड है ना, हर एक वर्ड के साथ ये वर्ड जरूर अटैच कर देना, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी, चेकिंग, वेरिफिकेशन, सबके आगे एक वर्ड ऐड कर देना जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंस मिले हुए तो हमें 75 साल हो गए, कितने साल हो गए, 75 साल से भी ज्यादा हो गए हमें इंडिपेंडेंस मिले। 26 जनवरी 1950 को मिली थी इंडिपेंडेंस, 26 जनवरी 1950 को मिली थी हमें इंडिपेंडेंस। कब इंडिपेंडेंट हुए हम, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी हम मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को भाई हमने इंडिपेंडेंस पाई। सर इतने साल हो गए, 75 साल से भी ज्यादा हो गए। और सर को अब इंडिपेंडेंट, अरे अब हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, जब हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, आप क्यों इंडिपेंडेंट बार बार दोबारा कह रहे हो, हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है ना। तो मतलब समझना ये इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब समझना। ये टेक्निक पुरानी हो गई है। अच्छा गोल्डी प्रसाद कह रहे टेक्निक का पुराना हो गया है, सर बता दो सर। हाँ नालायक, और कोई नहीं पकड़ पाया, उदित सिंह पकड़ पाया। नालायक, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को होता है या 15 अगस्त को होता है? हाँ मैंने भी बोला ना 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे, तो कोई नहीं पकड़ पाया ना, सबने कहा हाँ सर 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे होता है। नालायक, सिर्फ एक उदित सिंह पकड़ पाया। उदित सिंह ने कहा सर 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त 1947। नालायक, इतने नालायक बच्चे भर रखे हैं ना मैंने अपनी क्लास में, उफ क्या ही बताऊं।
तो भाई this independence is not that independence which you are thinking of. This independence means free from bias. यहां पर जरा एरो बना के लिखो, यहां पर जरा एरो बना के लिखो, इस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, यहां पर बनाओ जरा एरो, ठीक है, और एरो बना के जरा लिखो, दिस इंडिपेंडेंस मीन्स फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, और इसका एक और मतलब होता है, वो क्या है भाई, इम्पार्शियल या अनबायस्ड। इसका मतलब है इम्पार्शियल या अनबायस्ड, ठीक है, इसका मतलब है इम्पार्शियल या अनबायस्ड। ठीक है भाई, तो इंडिपेंडेंस का मतलब समझना, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके लिए मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है भाई। मैं ना हमेशा अपने मम्मी क्या करती थी, मेरा छोटा भाई एक, मम्मी क्या करती थी, उसको ना 100 रुपए देती थी और कहती थी जा बाजार में और मटर ले आ, ठीक है। मटर लेने जाता था, जैसे मान लो 20 रुपीज की मटर है, ठीक है। अब 20 रुपीज की जो मटर है ना, वो उसको वापस कितने रुपए देने होते थे, मम्मी को 80 रुपीज वापस देने होते, 100 रुपीज लेके गया था, 80 रुपीज मम्मी को वापस देने होते थे, वो 70 रुपीज देता था। क्या कहता था, कहता था अरे भाई मटर महंगी आई, 30 रुपए की आई मटर, 20 रुपए की आई नहीं, मटर जो है वो 30 रुपए की, 30 रुपीज की आई। और होता एक्चुअली क्या था, वो ना 10 रुपए की सॉफ्टी खाता था। हमारे पीछे एक सरदार जी की सॉफ्टी मिलती है, बड़ी अच्छी फ्रूट आइसक्रीम मिलती है, फ्रूट क्रीम मिलती है, बड़ी मस्त होती है, बड़ी टेस्टी होती है। आप भी कभी आओ ना दरियागंज, मैं आपको खिलाऊंगा। तो फ्रूट आइसक्रीम होती है, वो 10 रुपए की आइसक्रीम खा लेता था और वापस आया था, कहता 30 रुपए की मटर आई और 70 रुपए वापस ले लो, ऐसा होता था, ठीक है। अब मम्मी को ना इनिशियली तो मम्मी बेवकूफ बनती नहीं, फिर उन्हें एक दिन शक हो गया, क्योंकि वो ना हमेशा आवाज लगाते हुए सुनती थी। आवाज लगाते हुए कैसे सुनती थी कि मटर वाला आवाज लगाता है, रिक्शे वाले रेडी पे जाते हैं, मटर ले ले, मटर ले ले, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए मटर ले ले, ऐसे आवाज लगाता। तो मम्मी ने एक दिन सुन ली आवाज उस मटर वाले की, और मम्मी को पता लग गया कि मटर कितने रुपए की है, मटर है 20 रुपए की, मटर 30 रुपए की नहीं है, मटर है 20 रुपए का। मम्मी को शक हुआ, ठीक है, कि मटर जब बाहर मार्केट में 20 रुपए की होती है, तो भाई ये 30 रुपए की मटर कैसे कहां से लेगी जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब जब मम्मी को इस चीज का शक हुआ, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मेरे को भेज दिया भाई के साथ कि एक दिन चल तू ना इसके साथ जा और देख मटर कितने रुपए की है, ठीक है। अब जब मैं उसके साथ गया और मैंने जब मटर का भाव देखा तो 20 रुपए था, तो भाई मेरे छोटे भाई ने मुझसे कह दिया कि भाई देखो सर, ये मतलब ऐसा है कि ये भाई 20 रुपए की मटर आती, मैं 10 रुपए की सॉफ्टी खा लेता था। मैंने कहा भाई मैं तो मम्मी को बताऊंगा, तो गलत बात है ना, मम्मी ने मेरे को चेक करने के लिए भेजा ना, तो गलत बात है, मैं तो बताऊंगा उनका, ये तो गलत कर रहा है, ठीक है। मैं उन्हें बताऊंगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, और यहाँ पर जो मटर है वो 20 रुपए की होती है, तो 30 रुपए की उसे बताते हैं, 10 रुपए की सॉफ्टी खाता है, ठीक है। मैं मम्मी को ये बात बताऊंगा। मेरे छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं प्लीज मत बताना, बहुत मार पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज मत बताना। मेरा भाई रोने लगा मेरे आगे, ठीक है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ कुछ अगर मिल जाए, मतलब कुछ रिश्वत मिल जाए तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। मेरे भाई ने कहा ठीक है। मेरे भाई ने कहा 20 रुपीज की मटर, और हम जो 10 रुपए की सॉफ्टी होती है ना, उसकी 5 रुपए की सॉफ्टी तुम खा लेना, 5 रुपए की सॉफ्टी मैं खा लूंगा, तो स्कूप 2 मिलते हैं ना, तो उसके एक स्कूप मैं खा लूंगा, एक स्कूप तुम खा लेना, ऐसे आधा आधा स्कूप करके हम खा लेंगे, और तुम्हें भी मजे हो गए, सॉफ्टी मिल गई, और हम दोनों मम्मी को जाके बोल देंगे हाँ भाई मटर 30 रुपए की थी। मैंने कहा ठीक है भाई, परफेक्ट है। तो मैंने घर जाके मम्मी को बोल दिया, क्या बोल दिया, हाँ मटर 30 रुपए की थी, वो महंगी मटर देता है, वो अच्छी होती है, उसकी कीड़े नहीं निकलते उसमें। ये जो आपने आवाज सुनी था मटर वाली, ये जो आवाज सुनी थी, ये तो भाई वो कीड़े वाली मटर भेजता है, गंदी वाली मटर भेजता है, वो बड़ी साफ मटर, अच्छी मटर लाते हैं, इससे 30 रुपए। मैंने मम्मी को जाके ये बात बोल दी। अब जरा बता दो इस पूरे एग्जाम्पल में, अब से बता दो पूरे एग्जाम्पल में, इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने इनकरेक्ट ओपिनियन बताया अपनी मदर को? यस, इनकरेक्ट ओपिनियन बताया अपनी मदर को। क्यों इनकरेक्ट ओपिनियन बताया? क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मेरे अंदर लालच आ गया था, देखो मेरी आंखों में लालच भरा आया था एक सॉफ्टी का, एक सॉफ्टी में बिक गया मैं, आधी सॉफ्टी में, एक भी नहीं आधी सॉफ्टी में बिक गया, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मेरा जो ओपिनियन है वो बायस्ड हो गया था। मेरा ओपिनियन कैसा हो गया था? मेरा ओपिनियन बायस्ड हो गया था। आई हैड अ बायस्ड इन ओपिनियन, आई वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ माय younger brother, he gave me bribe, I was influenced by bribe,
मैं सॉफ्टी के इन्फ्लुएंस में आ गया था। आई वॉज नॉट इम्पार्शियल, आई वॉज पार्शियल टुवर्ड्स माई ब्रदर, और मैंने गलत ओपिनियन दे दिया। तो ऑडिटर जो है किसी भी कंपनी का, वो अगर किसी भी इन्फ्लुएंस में आके काम करेगा, किसी भी बायसनेस में आके काम करेगा, किसी भी प्रेशर में आके काम करेगा, किसी भी लालच में आके काम करेगा, तो जो ओपिनियन एक्सप्रेस होगा वो बेकार ओपिनियन एक्सप्रेस होगा, उस ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट ओपिनियन, उस ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो ओपिनियन बिल्कुल बेकार ओपिनियन है। दैट ओपिनियन इज नॉट वर्थ एट ऑल, वो ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए कहा जाता है ये बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑर्डर जो है वो इंडिपेंडेंट हो, ऑर्डर किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, ऑर्डर किसी भी प्रेशर में आके, दबाव में आके काम ना करे, ये भी जरूरी है। तो ये तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के, इंडिपेंडेंट होके, फ्री होके, अनबायस्ड होके, विदाउट एनी प्रेशर होके। तो ये काम तो करने, एक्टिविटी है ना, ये काम तो करने हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लेवल पे ये काम करने हैं, तो ही इन काम की वैल्यू है, अदरवाइज इन काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। अच्छा एग्जांपल नोट करना भाई, अपने रजिस्टर में नोट करना, ठीक है। ये क्या है, ये है XYZ लिमिटेड, ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। अच्छा ये कौन है, ये है मिस्टर ए, ये है सीए, ठीक है, ऑर्डर है, सीएम में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑर्डर मिस्टर ए जो कि है सीए, ठीक है सर। मिस्टर ए के पास XYZ लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं। मिस्टर ए के पास XYZ लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं, मतलब मिस्टर ए एक तरह से 1/3 हिस्से के मालिक हैं, और मिस्टर ए XYZ के ऑडिटर भी हैं। तुम्हें चैट बॉक्स में बताना है कि क्या मिस्टर ए इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। आपको बताना है। सार्थक कह रहा है जब से सर गए देखने तब से मटर 40 रुपए की हो गई, क्योंकि 10 रुपए सर का कमीशन। नालायक, मैं तुम्हें इतना बेईमान टाइप का पर्सन लगता हूं? हाँ, इतना बेईमान टाइप का पर्सन लगता हूं मैं तुम्हें? क्या मिस्टर ए इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। सर मिस्टर ए डिपेंडेंट है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? सर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिस्टर ए, मान लो XYZ लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट में बहुत बड़ा घपला है, ठीक है। जो XYZ लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट है वो सही से बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अकाउंटिंग एंट्री सही नहीं है, बिल ही नहीं है कंपनी के पास, फिक्स्ड एसेट के बिल ही नहीं है, कहां से खरीदे, कितने खरीदे, कोई सबूत ही नहीं है ना। तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। मान लो मिस्टर ए को ये पता लग गया, अगर मिस्टर ए को ये पता भी लग गया, तो क्या मिस्टर ए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में से डिस्क्लोज करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि जैसी ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज डिस्क्लोज करी जाएगी कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, MCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेयर होल्डर सब कंपनी के पीछे पड़ जाएंगे और कंपनी पे ताला लगवा देंगे, और ऊपर से कंपनी के शेयर के प्राइस एकदम धड़ाम से गिर जाएंगे। लिस्टेड कंपनी है, मैंने पहले बोला था, शेयर के प्राइस एकदम धड़ाम से गिर जाएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। अडानी ग्रुप के साथ अभी क्या हुआ, अडानी ग्रुप के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। किसी ने र्यूमर उड़ाई कि भाई अडानी ग्रुप के एक ये पर्टिकुलर कंपनी है जिसके जो ऑर्डर है वो बड़े नए हैं, ठीक है, 5-6 साल पुराने ऑर्डर हैं, बहुत नए हैं, और उन्होंने जो ऑडिट किया उसमें बहुत अच्छा ऑडिट नहीं किया। जस्ट एक र्यूमर के बेसिस पे अगले ही दिन अडानी का जो शेयर है वो आधा रह गया। फिर फाइनली एक बहुत बड़ा भाई वो कराया गया, एक टेस्ट कराया गया, एक बहुत बड़ा कमेटी बिठाई गई जिसने स्क्रूटनाइज करा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बुरा है। जब वो कमेटी आई, उसने अपनी रिपोर्ट दी कि नहीं भी नहीं, सब कुछ ठीक है, तब जाके शेयर वापस बढ़ा। तो अगर बाजार मार्केट में पता लग गया कि ये फ्रॉड हुआ है, कौन बताएगा? ऑडिटर ही बताएगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट में। अगर मिस्टर ए ने बता दिया तो मिस्टर ए को क्या डर नहीं लगेगा? उनकी 30% शेयर होल्डिंग है भाई इस कंपनी में, सारी की सारी की वैल्यू गिर जाएगी, सारी सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी मिस्टर ए ये रिस्क नहीं ले सकता, देयरफॉर मिस्टर ए इज डिपेंडेंट।
तो क्या मिस्टर ए ऑडिटर हो सकता है इस कंपनी का? आंसर इज नो, मिस्टर ए ऑडिटर नहीं हो सकता इस कंपनी का। चलो एक काम करते हैं, ठीक ठीक लगा लो भाई। देखो हम सब जुगाड़, इंडिया में सबसे बड़ा क्या चलता है, चीज चलती है, जुगाड़ चलता है ना। कुछ जुगाड़ करते हैं, आओ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ सुनना जरा क्या है जुगाड़ है, सुन लो अब। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर ए कैन नॉट बी द ऑडिटर फॉर दिस कंपनी, क्योंकि डिपेंडेंट है। चलो सही है, जुगाड़ सही है, ठीक है। अब सुनो, सही बात कह रहे हो। अच्छा अब एक जुगाड़ करते हैं, सुनना। जो मिसेज ए है ना, मिसेज ए, वो भी सी है। मिसेज ए है ना, मिसेज ए, वो भी सी है। चलो मिस्टर ए तो नहीं बन सकते ना ऑडिटर, मिसेस सी ए को बना देते हैं ऑडिटर, किसी को पता नहीं चलेगा। मजा आ गया भाई। शेयर किसके पास है? मिस्टर ए के पास। क्या मिसेस ए के पास शेयर है? ना ना ना, मिसेस ए के पास शेयर नहीं है। तो क्यों ना मिसेस ए को बना दें ऑडिटर। वाह मजा आ गया। बात तो एक ही हुई, मिसेस ए को बना दिया। बता दो मजे आ गए, मजे हैं। जुगाड़ करें जुगाड़, ये जुगाड़ सही है क्या? मानवी टैक्स, तुम अपना नाम चेंज करो पहले तो, मानवी ऑडिट रखो, ठीक है। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी क्लास में कोई बच्चा ऑडिट का नाम ना रखे। अनुराज कह रहा है वो भी नहीं हो सकती। क्यों भाई क्यों, अब क्या परेशानी है? ना मिस्टर ए, ना उसकी स्पाउस, ना कोई रिलेटिव ऑडिटर बन सकते हैं। चलो सार्थक ने तो पूरी आगे की राम कहानी बता दी, नालायक। किसने कहा तुमको राम कहानी बताने के लिए? आयता चौलबे ना, आयटा चौलबे ना, चौलबे ना, दुर्गा पूजा, हाँ डुग्गा डुग्गा। ये कोई आदित्य सिंह है, कोई कोलकाता का बच्चा है, पता लग रहा है। आयटा चौलबे ना। चलो परफेक्ट गाइज। तो भाई नहीं, मिसेज ए भी डिपेंडेंट है, ठीक है। मिसेज ए भी डिपेंडेंट है, मिसेज ए जो है वो भी डिपेंडेंट है इस कंपनी पे, तो मिसेज ए भी ऑडिटर नहीं बन सकती इस कंपनी की। चलो अच्छा सुनो, ना तुम्हारी ना मेरी, ठीक ठीक लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक ठीक लगा लेते हैं, मांडवली कर लेते हैं। बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं मांडवली, मांडवली ठीक ठीक लगा लेते हैं। मिसेज और मिस्टर ए का एक बेटा है जिसका नाम है जूनियर ए, वो भी सी है। मिस्टर और मिसेज ए का एक बेटा है जिसका नाम है जूनियर ए, वो भी सी है। उसको बना दो ऑडिटर इस कंपनी का। लो, है ना, मजा आ गया। कोई टेंशन ही नहीं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, कोई टेंशन हुई नहीं। और मैंने अपना काम भी बना लिया। बता मंजूर, मंजूर जूनियर को बना दें सीए ऑडिटर बना दें इस कंपनी का, XYZ लिमिटेड का। बता दो मंजूर, अब लिख दो मंजूर, ठीक है। अब मत कहना एटा चौलबे ना, अब मत लिखना, ठीक है। श्रेयांशी इज ऑल्सो फ्रॉम आसनसोल। अरे वो तो ठीक है, वेस्ट बंगाल आसनसोल, वो तो ठीक है। लेकिन बंगाली में बात करनी मत शुरू कर देना, मैं अब्बा डब्बा डब्बा हो जाएगा। ना मंजूर। अनुराज तो किसी बात पे मंजूर होता ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसे ही करता था लड़का, किसी बात पे मंजूर होता ही नहीं था। बिल्कुल सही बात, यहां भी नहीं हो सकता भाई। अगेन, जिसके पास शेयर हैं उसका कोई रिलेटिव भी पार्ट नहीं हो सकता ऑडिट टीम का, या ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि तो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया ना। इनडायरेक्टली ए ही तो, मिस्टर ए ही तो इसके थ्रू ऑडिट करवा रहा है, मिसेज ए के थ्रू ही तो मिस्टर ए ऑडिट करवा रहा है। तो मिस्टर ए का इन्फ्लुएंस है जूनियर ए पे, तो ऑटोमेटिकली जूनियर ए का भी भाई स्टेक हो गया ना कंपनी में, क्योंकि मिस्टर ए का इन्फ्लुएंस है जूनियर ए पे, मिस्टर ए का इन्फ्लुएंस है मिसेज ए पे, है ना। तो इनडायरेक्टली मिसेज ए पे भी इन्फ्लुएंस हो गया ना, तो अगेन वो बायस में आ गया, प्रेशर में आ गया। सर हमें कैसे पता लगेगा किन किन चीजों को बायस कहते हैं, किन किन चीजों को बायस नहीं कहते, हमें कैसे पता लगेगा? कंपनीज एक्ट ने डिटेल में आपको गाइडेंस दी है कि कौन कौन सी चीजों को इंडिपेंडेंट कहते हैं और कौन कौन सी चीजों को इंडिपेंडेंट नहीं कहते। हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि भाई इंडिपेंडेंस किस किस चीज से खत्म हो जाती है और इंडिपेंडेंस किस किस चीज से बरकरार रहती है। ये हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस का फुल कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस चीज से वो खत्म हो जाती है, किस किस चीज से वो बरकरार रहती है। ये हम आगे के चैप्टर्स में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये जानना जरूरी है कि भाई हमारा जो ऑडिट होना चाहिए दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी। उसमें पार्शियल नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें अभी ध्यान रखनी है। देयरफॉर जब भी हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखेंगे उसमें हमेशा कहेंगे भाई ऑडिट हैज टू बी इंडिपेंडेंट।
अब जरा चैट बॉक्स में बता दो, अभी अभी मैंने तुम्हें एक फाइनल लेवल की बात बताई है, समझ में आई तो दे दो थम्स अप। और जितने ज्यादा थम्स अप, मतलब उतनी ज्यादा गहराई में बात समझ में आई, जितने ज्यादा थम्स अप उतनी ज्यादा डिटेल में बात समझ में आई, ये मैं मानूंगा। तो जरा चैट बॉक्स में दे दो थम्स अप अगर ये इंडिपेंडेंट की बात समझ में आई तो। ये इंडिपेंडेंट की अगर बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में दे दो थम्स अप। बता दो जरा चैट बॉक्स में, बात समझ में आई? इंडिपेंडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, और डिटेल बात थी काफी ज्यादा। अगर तुम अभी कहोगे ना हाँ सर समझ में आ गई, तो बस मैं तुम्हें कहूंगा तुम फाइनल के स्टूडेंट हो। बस इंटर ग्रुप 2 फटाफट क्लियर करो, इंस्टीट्यूट को ठप्पा देना है और तुम फाइनल के स्टूडेंट, ऑलरेडी तुम फाइनल के स्टूडेंट हो भाई। अगर इतनी टेक्निकल चीज तुम्हें इतने आराम से समझ में आ गई तो आ गई समझ। मनीष तिवारी को, उदित सिंह को भी आ गई, जयमिल नागर को भी आ गई, पार्थ पराशर को भी आ गई। जूनियर ए ऑल्सो बायस बाय मिस्टर ए, यस सडन फेवरेट, नाम देखो क्या रखा है, सडन फेवरेट। सडन एकदम से फेवरेट हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, एकदम से फेवरेट हो गया, सडन फेवरेट। जूनियर इज ऑल्सो बायस्ड, यस जूनियर इज ऑल्सो बायस्ड बाय मिस्टर ए, बिल्कुल भाई। जूनियर ए इज ऑल्सो बायस्ड बाय मिस्टर ए, कि मिस्टर ए का इन्फ्लुएंस है जूनियर ए पे, इसे जूनियर ए भी बायस्ड है। मिस्टर ए जूनियर ए पे होल्ड करता है, और अगर जूनियर ए ऑडिटर बना तो भी गलत बात हो जाएगी भाई, जूनियर ए भी ऑडिट नहीं कर सकता इस कंपनी का। यस इंडिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट है इसलिए। वेरी गुड, परफेक्ट। रशिका, रक्षिता का आ गया थम्स अप, प्रशांत कुमार का आ गया थम्स अप, सडन फेवरेट का भी आ गया थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। वेरी वेरी गुड गाइज, सबको मतलब अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है, सबको एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई। तो भाई आई होप ये चार्ट आपने कॉपी कर लिया होगा अपने रजिस्टर में, क्योंकि ये डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके रजिस्टर में डायग्राम बना होना चाहिए भाई डिटेल में, ये डायग्राम को आपके रजिस्टर पे उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस डायग्राम को अपने रजिस्टर में उतारना। और खुशी की बात यह है कि हम अब इस वाली क्लास को, अपनी क्लास के एंड पे आ गए हैं, हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है भाई, आज हमने आपका ऑडिट का जो चैप्टर शुरू होना था वो शुरू किया ही नहीं। आज तो हमने सिर्फ ऑडिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल से हम एक्चुअल में चैप्टर शुरू करेंगे। जो चैप्टर हम एक्चुअली ऑडिट का करने वाले हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक ज्ञान दिया है, बेसिक चीजें बताई हैं ऑडिट के बारे में, कि ऑडिट क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस ओपिनियन क्यों करना पड़ता है, लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको आज ऑडिट के बारे में बताई। अगले लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे और ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे ऑडिट के बारे में। तब तक भैया आपका एक होमवर्क जरूर है, इस वीडियो को दोबारा देखना और ये सारे जितने भी चार्ट हैं इनको बनाना, ड्राइंग पेंटिंग बनाना और मुझे व्हाट्सएप करके भेजना, सर देखो मैंने चार्ट बना लिया, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स चार्ट बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, चार्ट्स की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करेंगे कल सुबह तक? जरा थम्स अप दो, चैट बॉक्स में मी लिख के भेजो जितने स्टूडेंट्स ये चार्ट बनाएंगे और मुझे भेजेंगे भी। देखो सिर्फ चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना तुमने चार्ट बनाया है, तो तुम्हें मुझे अपने रजिस्टर में चार्ट बना के मुझे भेजना भी है। पतला सा रजिस्टर लगाना भाई, ऑडिट का एकदम पतला सा रजिस्टर लगाना, मे बी 100 पेजेस का, दैट्स इट। इससे ज्यादा ऑडिट में आपको रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं चार्ट से चार्ट बनवाऊंगा। जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये है भाई नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो नोट्स आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं नोट्स को आप यूज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो सारा ऑडिट का रिविजन करने में। तो नोट्स आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चार्ट्स आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा नोट्स एकदम समरी फॉर्म में मैंने बनाए हुए, तो आपको नोट्स को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और नोट्स के ना बाद में कमाल की चीज है, वो है KPTR, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर को विद इन 2-3 पेजेस समराइज कर देगा और आपको एग्जाम में रिवीजन करने में मदद करेगा। देखो KPTR, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 पेजेस में आपका समराइज हो जाएगा, जिससे आप पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं भाई, ये चार्ट्स जो मैं क्लास में चार्ट्स बना रहा हूं उनके सिमिलर हैं, लेकिन ये चार्ट्स उतने एग्जॉस्टिव नहीं होंगे जितने मैं क्लास में बनाऊंगा। तो क्लास वाले चार्ट्स पे आप बेसिक फोकस रखना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक जो आपको मिली है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास is going to be a very very interesting class where we are going to discuss spinal cord। spinal cord के functions क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी bones होती हैं, कौन कौन से verticos होते हैं, कौन कौन से membrane होते हैं, कौन सी nerves होती हैं spinal cord में, और C1 C T L और S, इन ये जो सारी बोन्स होती हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम प्रॉपर समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि अगली क्लास साइंस की क्लास होने वाली है, नहीं नहीं, ये सारे फंक्शन हम ऑडिट के ही रिस्पेक्ट में समझेंगे, कहानियों के बेसिस पे, और समझेंगे सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के जो ऑडिट से रिलेटेड हैं। तो ये जानने के लिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड हम क्यों समझेंगे, हम कोई साइंस बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, वो तो हमने छोड़ दी, हमारे बस की नहीं थी ऑडिट बायोलॉजी पढ़ना, हमने छोड़ दिया। तो हम अब दोबारा क्यों आ रहे हैं इस चीज में, ये समझने के लिए आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी अगली क्लास। तो यस हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट।